बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आने वाले दूसरे टॉपिक की चर्चा हम करेंगे। आज के दूसरे टॉपिक का नाम है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। तो आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। इस टॉपिक के अंतर्गत 3 सब टॉपिक हैं, जिसमें सबसे पहला सब टॉपिक है किण्वित पेय, जिसको हम फर्मेंटेड बीवरेज कहते हैं। दूसरा सब टॉपिक है प्रतिजैविक। तीसरा सब टॉपिक है रसायन, एंजाइम तथा अनजैव सक्रिय अणु, केमिकल, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव के द्वारा हम औद्योगिक उत्पाद तैयार करते हैं और उससे मानव अनेक प्रकार से लाभान्वित होते हैं। तो मानव प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अपने आवश्यकताओं के लिए करता आया है। तो प्राचीन का उपयोग जो है वह पेय पदार्थों के तैयार करने के लिए क्या करता था। तो आज हम लोग सबसे पहले किण्वित पेय पदार्थ किसे कहते हैं हम इसको समझेंगे। तो किण्वित पेय पदार्थ ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें कोई पदार्थ को लेकर उसको एक बंद डब्बे के अंदर रखा जाए और उसमें सूक्ष्म जीवों का प्रवेश करा दिया जाए और वह सूक्ष्म जीव उस खाद्य पदार्थ को अपघटित करके एक अल्कोहलिक रूप में परिवर्तित कर देता है। तो ऐसे उत्पाद को किण्वित पेय पदार्थ कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो शराब है वो किण्वित पेय पदार्थ का उदाहरण है। तो किण्वित पेय पदार्थ में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो है कवक की, जिसको हम यीस्ट भी कहते हैं और यीस्ट की मदद से जो है किण्वित पेय पदार्थ तैयार किए जाते हैं। तो किण्वित पेय पदार्थ को तैयार करने के लिए एक बर्तन की आवश्यकता होती है और ऐसा बर्तन जो पूरी तरह से बंद हो, जो पूरी तरह से पैक हो, ऐसे बर्तन को ही हम जो है किण्वित या उसको हम बायो रिएक्टर कहते हैं या उसको हम फर्मेंटर कहते हैं। तो फर्मेंटर या बायो रिएक्टर, तो यहाँ पर क्योंकि किण्वित पेय का निर्माण जिस बर्तन में किया जाएगा उस बर्तन को ही फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। अब फर्मेंटर या बायो रिएक्टर की परिभाषा हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि व्यावसायिक तौर पर सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करने के लिए धातु के बने बड़े बंद पात्रों की आवश्यकता होती है, जिसे बायो रिएक्टर या किण्वक कहा जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो किण्वन की क्रियाएं हैं वो एक बर्तन में होगा और वो बर्तन बंद होगा। उसके अंदर जिस खाद्य पदार्थ से पेय पदार्थ तैयार किया जाएगा उस खाद्य पदार्थ को उस बर्तन में रख देना है और उसमें जो सूक्ष्म जीव है, कवक है, उसको डाल देंगे और वह अपघटित करके उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है उसको अपघटित करके वह अल्कोहलिक पेय पदार्थ में परिवर्तित कर देगा। तो अब आइए हम आज के सब टॉपिक किण्वित पेय, जिसको हम फर्मेंटेड बीवरेज कहते हैं, उसकी चर्चा करें। तो किण्वित पेय का निर्माण जो है करने के लिए आवश्यक पदार्थ के रूप में जो है ग्लूकोज लिया जाता है। किण्वित पेय पदार्थ के निर्माण के लिए ग्लूकोज लिया जाता है और ग्लूकोज को यीस्ट की उपस्थिति में किण्वन कराया जाता है।
और उस किण्वन से इथेनॉल तैयार होता है। एक डाइफॉस्फेट और फिर इसी तरह से 2NAD और 2NADH या 2NAD यहाँ देखिए, और यह इस ग्लूकोज को एनर्जी दी जाती है और वो उससे 3 डाइफॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और 3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो पायरुवेट में चेंज हो जाता है और फिर ये पायरुवेट जो है पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में या कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है और एसीटल्डिहाइड बनाता है। इथेनॉल डिहाइड्रोजिनेज। किण्वित पेय के निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं तो यहाँ ग्लूकोज जो है ईस्ट की उपस्थिति में किण्वन कराया जाता है तो इथेनॉल प्राप्त होता है। फिर आप यहाँ इस तरफ आइए, ग्लूकोज का अपघटन 3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में होता है, प्रेजेंस ऑफ 2NAD और उससे 2NADH निकलता है और फिर ये 2NAD जो है यहाँ पर टूटकर दो हाइड्रोजन आयन निकलता है और फिर यहाँ देखिए 3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट अपघटित होता है तो पायरुवेट बनाता है और इस पायरुवेट में फिर पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है और इससे एसीटल्डिहाइड बनता है। अब ये एसीटल्डिहाइड में फिर एथेनॉल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डाला जाता है और इससे एथेनॉल बनता है। तो कुल मिलाकर किण्वन की जो क्रियाएं होती हैं उस किण्वन की क्रिया में ये रासायनिक अभिक्रियाएं प्रस्तुत की गई है कि इस प्रकार से एथेनॉल बनता है अर्थात अल्कोहल बनता है। अब आइए हम यहाँ पर नीचे इसको भी दिखा रहे हैं जो ऊपर हमने दिखाया कि C6H12O6 को ईस्ट की उपस्थिति में किण्वन कराया जाता है तो 2C2H5 जिसको हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल कहते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो जो हमारा सब टॉपिक है किण्वित पेय क्या है, तो ऐसा पेय पदार्थ जो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे ही हम किण्वित पेय पदार्थ कहते हैं और यह अधिकांशतः अल्कोहलिक होता है। अब आइए विभिन्न प्रकार के अल्कोहलिक पेय का नाम जाने और उसमें उसको तैयार करने के लिए कच्चा माल क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है और उसमें कितना प्रतिशत अल्कोहल पाया जाता है। तो देखिए यहाँ नाम है, ये 3 कॉलम है, नाम, कच्चा माल, अल्कोहल। अब जो हमारा किण्वित पेय पदार्थ तैयार होता है उसमें भी 2 तरीके होते हैं, एक बिना आसवन की विधि से प्राप्त किया जाता है और एक में आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। तो बिना आसवन वाला जो पेय पदार्थ है उसको हम देखते हैं पहले। तो बिना आसवित पेय पदार्थ में सबसे पहला सीडर है जिसको तैयार करने के लिए कच्चे माल के लिए हमको सेब का रस और शर्करा चाहिए और इसके लिए इसमें 3 से 24% अल्कोहल पाया जाता है। दूसरा बियर, जिसके निर्माण के लिए कच्चा माल के रूप में जौ, माड़ चाहिए और जिसमें अल्कोहल का प्रतिशत 3 से 6% है। उसके बाद तीसरे नंबर में आइए रेड वाइन। रेड वाइन को तैयार करने के लिए अंगूर का रस चाहिए और उसमें 7 से 13% अल्कोहल पाया जाता है। उसके बाद है शैंपेन। शैंपेन को तैयार करने के लिए भी अंगूर का रस चाहिए और इसमें 8 से 10% अल्कोहल पाया जाता है। पांचवा है पोर्ट और इसके निर्माण के लिए भी अंगूर का रस ही चाहिए और इसमें 15 से 24% अल्कोहल पाया जाता है। उसके बाद है शौरी।
शौरी जो है इसमें भी अंगूर का रस चाहिए और यह 18 से 24% इसमें अल्कोहल पाया जाता है। उसके बाद है टोडी। टोडी ये जो तार का रस होता है उससे निर्मित होता है और इसमें भी अल्कोहल 20 से 25% पाया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बिना आश्रित पेय पदार्थ की संख्या भी अधिक है और उसमें जो अल्कोहल का प्रतिशत है वो भी अलग है। अब आश्रित अल्कोहल या आश्रित पेय पदार्थ को हम देखते हैं तो उसमें हॉलैंड है और इसके निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में राई का इस्तेमाल किया जाता है और जिसमें 40% अल्कोहल पाया जाता है। उसके बाद ब्रांडी है और इस ब्रांडी में के निर्माण के लिए सेब चेरी का रस इस्तेमाल किया जाता है और जिसके लिए 40 से 50% इसमें अल्कोहल पाया जाता है। उसके बाद आइए व्हिस्की। इसके निर्माण के लिए जौ चाहिए, राई और मक्का चाहिए और जिसमें 40 से 50% अल्कोहल पाया जाता है। उसके बाद रम। इसके निर्माण के लिए शीरा चाहिए, 45 से 55% अल्कोहल पाया जाता है। तो किण्वित पेय पदार्थ के रूप में हमने बहुत सारे किण्वित पेय पदार्थ को देखा और उसके कच्चे माल को देखा और उसमें प्रतिशत अल्कोहलिक प्रतिशत को देखा। तो हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, तो हमने पाया कि सूक्ष्म जीव की मदद से हम अल्कोहलिक पेय पदार्थ का निर्माण करते हैं और जिसके उपयोग से लोग लाभान्वित होते हैं। अब आइए हम दूसरे सब टॉपिक की चर्चा करेंगे। दूसरा सब टॉपिक है जिसको हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या है, हम इसके बारे में कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का काम करता है। तो ये जो एंटीबायोटिक है इसकी कहानी यही है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक स्टेफाइलोकोकाई नाम के जीवाणु पर अध्ययन कर रहे थे। तो अचानक अध्ययन के समय ही वो जीवाणु जो है एक सूखे प्लेट पर पड़ा और उस प्लेट पर मॉल्ट उपस्थित था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि वो जीवाणु जिसका संपर्क कवक से हुआ उसकी वृद्धि रुक जाती है और इसको अचानक जो देखा गया तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फिर उस पर प्रयोग करना शुरू किया और प्रयोग करने के बाद यह रिजल्ट निकाला कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो रासायनिक पदार्थ छोड़ते हैं और उसकी उपस्थिति में कोई अन्य दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे रसायन को ही उन्होंने प्रतिजैविक कहा, एंटीबायोटिक्स कहा। तो इसलिए यहाँ पर परिभाषा भी लिखा गया कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित होते हैं तथा ये अन्य सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोकते हैं या मारते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। और इस प्रतिजैविक की खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1928 ईस्वी में जाता है और यह अचानक खोज हुआ यह प्रतिजैविक का और उस प्रतिजैविक का नाम पेनिसिलिन था और यह पेनिसिलिन नामक जो प्रतिजैविक था वो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक या मोल्ड से प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के कामों को फिर दो और साइंटिस्ट ने उसको सपोर्ट किया। 1939 में अर्नेस्ट चैन होवार्ड और होवार्ड फ्लोरी ने उस प्रतिजैविक को सपोर्ट किया और इस
के लिए ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चैन और होबार्ट को सम्मिलित रूप से 1945 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इस प्रतिजैविक का इस्तेमाल सैनिकों पर किया गया था। अब आइए कि इस प्रतिजैविक के निर्माण के लिए जो सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कराया जाता है और उससे रासायनिक पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं और उस रासायनिक पदार्थ को प्रतिजैविक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कुछ प्रतिजैविक जिसके नाम है और उसको किस जीव से प्राप्त किया जाता है उसकी हम एक लिस्ट देखते हैं। तो नेम ऑफ एंटीबायोटिक्स, माइक्रोब्स, एंटीबायोटिक्स के नाम और उस जिस सूक्ष्म जीव के द्वारा उसकी प्राप्ति की जाती है उसका नाम देखते हैं। जैसे एक एंटीबायोटिक्स है जिसका नाम है एम्फोटेरिसियन बी, जिसकी प्राप्ति स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस से है। दूसरा है टेट्रासाइक्लिन, इसकी प्राप्ति भी स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफैसियंस से है। तीसरा है क्लोरोमाइसीटीन और इसकी प्राप्ति भी स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से है। चौथा इरिथ्रोमाइसिन और इसकी प्राप्ति भी स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस से है। पांचवा नियोमाइसिन और इसकी प्राप्ति भी स्ट्रेप्टोमाइसिस से है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेजिया से है। तो इस तरह से ये सभी जो है यह एक्टिनोमाइसीटीज हैं। छठे नंबर पर आइए बायसीट्रेसिन। बायसीट्रेसिन नाम का यह भी एंटीबायोटिक है जो बेसिलस सबटिलिस नाम के बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद ग्रामेसिलिन है और इसकी प्राप्ति भी बेसिलस ब्रेविस से की जाती है और यह बैक्टीरिया है। इसी तरह से बैक्टेटिन है और जिसको जिब्रेला बैक्टा से प्राप्त किया जाता है। सिफेलोस्पोरिन है और जिसकी प्राप्ति सिफेलोस्पोरियम से की जाती है। और पेनिसिलिन है और जिसकी प्राप्ति पेनिसिलियम नोटेटम से की जाती है और यह फंगी के अंतर्गत, कवक के अंतर्गत आता है। तो कहा जाता है कि अब तक 7000 से भी ज्यादा प्रतिजैविक की खोज हो चुकी है, जिसमें प्रतिदिन 300 से भी अधिक प्रतिजैविक पर कार्य चल रहा है। तो प्रतिजैविक जो है वो हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। इसलिए जो रोग के कई प्रकार हैं और वह रोग जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है तो उसके लिए ही एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम एंटीबायोटिक्स के उपयोग को देखेंगे तो एंटीबायोटिक्स के उपयोग भी कई रूपों में किए जाते हैं। हमने एंटीबायोटिक्स को देखा और एंटीबायोटिक्स के गुण भी होने चाहिए कि जब अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसका हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर की अन्य क्रियाओं पर नहीं पड़ना चाहिए। तो मुख्य रूप से एंटीबायोटिक्स के अगर हम उपयोग को देखेंगे तो इसका उपयोग जो है वो मुख्य रूप से औषधि के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त एंटीबायोटिक्स का उपयोग जो है अलावा अन्य औद्योगिक उत्पाद के निर्माण में भी किया जाता है। तो इस प्रकार अभी हमने आपको पहले टॉपिक इनविट, सब टॉपिक इनविट को देखा, दूसरा है प्रतिजैविक को देखा। अब आइए हम तीसरे सब टॉपिक की चर्चा करें और तीसरे सब टॉपिक में क्या है, रसायन है, एंजाइम है तथा अन्य जैव सक्रिय अणु हैं। तो इसका मतलब है
कि जो तीसरा सब टॉपिक रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कुछ ऐसे कार्बनिक रसायन की प्राप्ति की जा सकती है या प्रोटीन युक्त पदार्थ प्राप्त की जा सकती है जिसे एंजाइम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और कुछ जैव सक्रिय अणु के रूप में। तो आइए जो कुछ अम्लीय उत्पाद को देखिए जो सूक्ष्म जीव से प्राप्त किए जाते हैं, और इसमें सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड की प्राप्ति की जाती है जो एस्परजिलस नाइगर नाम के सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है। एसिटिक एसिड है वो एसिटोबैक्टर एसिटाई से प्राप्त किया जाता है। ब्यूट्रिक एसिड है जिसको क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum से प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार लैक्टिक एसिड है जिसको लैक्टोबैसिलस से प्राप्त किया जाता है, और एथेनॉल है जिसकी प्राप्ति सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी से की जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव से कार्बनिक रसायन की भी प्राप्ति की जाती है और उसका मानव जीवन में कई रूपों में उपयोग होता है। तो इसी प्रकार सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल एंजाइम की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है और जैव सक्रिय अणु के रूप में भी प्राप्त किए जाते हैं। तो जैव सक्रिय अणु के रूप में एक अणु है जिसको साइक्लोस्पोरिन ए कहते हैं, और यह साइक्लोस्पोरिन ए की प्राप्ति ट्राइकोडर्मा पैलोस्पोरियम से किया जाता है। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आने वाले टॉपिक औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव की चर्चा की। औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीवों की चर्चा को 3 खंडों में बांट दिया गया, जिसे हम किण्वित पेय के रूप में जाना, दूसरा प्रतिजैविक के रूप में, और तीसरा जो है रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु के रूप में हमने जाना। तो इस तरह से हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव की मदद से हम आवश्यक पदार्थ की प्राप्ति कर सकते हैं और उससे मानव का कल्याण किया जा सकता है। तो हमने देखा कि सूक्ष्म जीव की मदद से किण्वित पेय का निर्माण किया जा रहा है, सूक्ष्म जीव की मदद से प्रतिजैविक का निर्माण किया जा रहा है, और सूक्ष्म जीव की मदद से एंजाइम का, कार्बनिक रसायन का और जैव सक्रिय अणु का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उपयोग औषधि रूप में, खाद्य संरक्षण के रूप में या अन्य औद्योगिक उत्पादों के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने मानव कल्याण के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव की चर्चा की। अगले में हम वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव की चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो को अगले वीडियो में हम वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीव की चर्चा करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से और कमेंट लिखने से इसमें आने वाली सभी कमियों को दूर किया जा सकता है।